अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आपकी खिदमत में हाज़िर एक और वीडियो लॉग के साथ। इसमें हम बात करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आज का ये मैच जो T20 वर्ल्ड कप का मेलबर्न में खेला गया, अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटिंगली इंडियन टीम ये मैच जीत गई 4 विकेट से। इस वीडियो लॉग में हम बात करेंगे वो उन वजूहात पर कि ये मैच हम हारे क्यों। हार जीत मुकाबला है, होती रहती है, एक टीम ने जीतना है, एक टीम ने हारना है, लेकिन जो फैक्टर्स हैं, जो वजूहात हैं, उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और उनका आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह करे कि जब वो आइडेंटिफाई हो जाएँ तो उस पर कोई अमल दरामद भी हो, वरना आजकल के दौर में तो हर कोई अपने आप को दूसरे से ज़्यादा समझदार समझता है। और मैं आपके सामने जो ये पॉइंट्स रखूँगा, ये लॉजिक के साथ मैं बात करूँगा, इलॉजिकल नहीं, और आपको यहाँ पर मिसाल भी दूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि हमने जो बैटिंग की और जो हमारा ओपनिंग स्टार्ट था, बड़ा कमज़ोर था। ये पहला मैच था T20 वर्ल्ड कप का हमारे लिए भी और भारत के लिए भी। पिछले साल भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था दुबई में और वहाँ पर भी पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का था, और वो मैच तो हमने बड़े आराम से जीत लिया था, 10 विकेट से जीत लिया था। बाबर ने और रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी। इस मैच में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा ही होगा। इंडिया ने आज के मैच में टॉस जीता, टॉस जीतकर पाकिस्तान को दावत दी कि आप पहले बैटिंग करें। उसकी वजह यही है कि भारत की बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है, तो वो ये चाह रहे थे कि जितना भी टोटल होगा वो सामने आ जाएगा और उसको फिर हम अपने हिसाब से पेस करके इनिंग्स को हम उसको चेस करेंगे, और इवेंचुअली खैर उन्होंने वही किया। हमारी जो ओपनिंग थी आज वो चली नहीं। बाबर 0 पर आउट हो गए, इसी तरह से रिजवान 4 रन्स बनाकर आउट हो गए। फिर हमारी जो आज की सिलेक्शन थी बैटिंग में, हमने शान मसूद को तीसरे नंबर पे खिलाया। शान मसूद बड़ा क्रिटिसाइज़ होता रहा कि जी शान मसूद बड़ा स्लो खेलते हैं, बड़ा रुक रुक के खेलते हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी उनको कोई जाकर बताए कि ये T20 है, ये टेस्ट मैच नहीं है। लेकिन शान मसूद की जो आज की इनिंग्स थी, गो कि उन्होंने 42 बॉल्स पे 52 रन स्कोर किए, मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग्स थी, क्योंकि अगर वो ये रन्स भी स्कोर ना करते और उनके साथ फिर आने वाले इफ्तिखार 50 स्कोर ना करते, तो हमने तो 100 भी नहीं करना था, क्योंकि बाकी सारी बैटिंग तो हमारी लुढ़क गई थी। किसी से कोई रन्स हुए नहीं, ना बाबर से हुए ना रिजवान से हुए। फिर हैदर अली की सिलेक्शन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हैदर अली को बार बार क्यों खिलाया जा रहा है। हैदर अली को खिलाने का मकसद यही है कि जी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। वर्ल्ड कप से पहले यही बात हो रही थी कि जी हमारे पास मिडिल ऑर्डर में वो एक्सपीरियंस नहीं है जो होना चाहिए, और वो बिल्कुल ठीक कहा जा रहा था कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आज हैदर अली आए हैं, आकर उन्होंने शॉट लगाने की कोशिश की, और एक होता है कि बॉलर आपको अच्छी बॉल करता है, आप उस पर आउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी विकेट फेंकी। पांड्या की बॉल पर वो आउट हुए, उन्होंने अपनी विकेट फेंकी। इसी तरह से शादाब आए, शादाब ने भी अपनी विकेट फेंकी। आसिफ अली के जिनको हमने हिटर के तौर पर टीम में शामिल किया है, वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। लोग ये कहते हैं जी चलता तो है नहीं तो इसको खिलाया हुआ क्यों है। देखें, वो शाहिद खान अफरीदी की तरह है, लेकिन शाहिद खान अफरीदी का ये होता था कि वो आते थे, चल गए तो चल गए, आउट हो गए तो आउट हो गए। और शाहिद खान अफरीदी का एक नुकसान ये होता था कि वो ओपन जब करते थे तो उनके ओपन करने पर अगर शुरू में ही वो आउट हो जाते तो पूरी टीम पे एक प्रेशर बन जाता था। यहाँ पर आसिफ अली को बहुत नीचे जाके खिलाया गया। शायद हो सकता है कि उनको थोड़ा सा ज़रा ऊपर खिलाया जाए और उन्हें कहा जाए कि जाते ही शॉट्स लगाने से बेहतर है कि पहले ज़रा सेट हो जाओ, सेट होने के बाद फिर शॉट्स लगाओ। और एक और चीज़ ऑब्जर्व ये की गई है कि आसिफ अली की बैकफुट पे जब उनको शॉर्ट पिच बॉल होती है ना, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं, उस पर उस तरीके से नहीं खेल पाते हैं। उस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। टीम बैटिंग कोच को, मोहम्मद यूसुफ को ज़रूरत है कि उसके ऊपर वो फोकस करें। तो आसिफ अली भी नहीं चले, हैदर अली भी नहीं चले, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, शादाब खान भी नहीं चले, और फिर आखिर में आके शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बैटिंग की और जाकर स्कोर हमारा 160 पर पहुंचा। इस पिच पर, मेलबर्न पर, एक्सपर्ट्स की ये राय थी कि जी 140 भी हो जाए तो बहुत है। हमने तो खैर 160 कर ली। 160 करने के बाद हमारी बैटिंग, हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है, इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है, और डेफिनेटली बड़ा तगड़ा मुकाबला होना था, जो कि हुआ भी। लेकिन वहाँ पर फिर आप एक जीते हुए मैच को टिल द एंड, यानी कि आखिरी बॉल तक, जब तक बॉल नहीं फेंकी जाती तब तक नहीं कहा जा सकता है कि यू वन द मैच। उसका वो वहाँ पर काम है कप्तान का। द कैप्टन हैज़ टू कीप द टीम इंटैक्ट, यानी कि बाबर आजम कप्तान हैं, उनको बॉलर्स को समझाना है, लेकर चलना है, फील्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है, फील्डर्स को गेम में रखना है। कहीं पे जब बैटिंग साइड, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग साइड का पलड़ा भारी है, तो आपने वहाँ पे फील्डर्स की हौसला अफजाई करते रहना है, ताकि वो कहीं पर भी उनके सर ना गिर जाएं, यानी कि वो हल्के ना पड़ जाएं। और वहीं पर फिर हम दूसरी टीम को जो एक दफ़ा कामयाब होना शुरू हो जाती है या रन्स करना शुरू कर देती है, तो हम उन्हें मज़ीद मौका देते हैं। देखिए, बाबर आजम की कप्तानी पर मुझे पहले भी इशू था, मुझे आज भी इशू है। वो बड़े अच्छे ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, लेकिन एक अच्छे बैट्समैन का मतलब ये नहीं है कि एक अच्छे कप्तान भी होंगे। इसी तरह से अगर कोई अच्छा बॉलर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा कप्तान भी होगा। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप यूएई का सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहाँ पर भी जब आखिरी 5 ओवर्स में मैच हमारे हाथ में था,
शाहीन शाह अफरीदी को जब मैथ्यू वेड ने आके चौके छक्के लगाए, एक तो ये कि जब मैच आपके हाथ में होता है तो फिर आपने वहाँ पर अगली टीम को प्रेशर में रखना है, बैटिंग साइड को प्रेशर में रखना है, आपने उनके रन्स ब्लॉक करने हैं। वो उस वक्त कोशिश करते हैं कि 1 रन ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, चौके छक्कों की वो कोशिश नहीं कर रहे होते क्योंकि उनकी विकेट्स गिरी हुई होती हैं। वो वहाँ पर दोबारा से टीम अपनी बैटिंग को रीबिल्ड कर रहे होते हैं। तो रीबिल्डिंग फेज़ में ज़रूरी है कि हम उन पर वो प्रेशर बरकरार रखें और उनको वो सिंगल्स और डबल्स ना लेने दें, जिससे वो दोबारा से उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो या नया आने वाला बैट्समैन सेट हो जाए। नए आने वाले बैट्समैन को सेट नहीं होने देना। हमने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड को हमने सेट होने दिया, उसने आके फिर चौके छक्के लगाए और फिर हसन अली ने वो कैच भी छोड़ा जो कि आज तक सबको याद है। और जब हमारी आज बॉलिंग शुरू भी हो रही थी उस वक्त यही कहा जा रहा था कि कैचेस विन मैचेस। आज हमने कैचेस तो नहीं छोड़े, लेकिन ये कि हमने वो सिंगल्स एंड डबल ज़रूर करने दिए। फिर यहाँ पर एक और कप्तानी का मैं हवाला देना चाहूँगा। कुछ ही ये 1 महीना तकरीबन 1.5 महीना पहले की बात है कि जब हमने ये एशिया कप का फाइनल हारा श्रीलंका से, उसमें भी फाइनल में ये हुआ कि हमने श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग कर रही थी, हमने उनके तकरीबन 4 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। उसके बाद हमें उनको रन्स नहीं करने देना चाहिए था, हमें उनको वहीं पर बांध देना चाहिए था। हमारा टारगेट ही होना चाहिए था कि भाई इनको 100 के नीचे नीचे आउट करना है। और विकेट्स ही हैं कि जो रन्स करने से दूसरी टीम को रोक सकती हैं। आप विकेट्स लेते रहें, आप दूसरी टीम के ऊपर हावी रहेंगे, आप उनको रन्स नहीं करने देंगे। 92 का वर्ल्ड कप हमने जीता, हमने इसी तरह से जीता, हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेली, हमने विकेट्स लेने की यही वजह थी कि 92 के वर्ल्ड कप में तब इमरान खान साहब कप्तान थे, वसीम अकरम को बुलाया गया बॉलिंग के लिए। उन्होंने आके एलन लैम और क्रिस लुइस की जो ऊपर तले 2 बॉल्स पे कंसेक्यूटिव बॉल्स पे विकेट्स ली, वो उनको लाया इसलिए गया था कि ऑल आउट बॉल करो, आप नो बॉल्स की वाइड की फिक्र नहीं करो, बस तेज बॉल करो और विकेट हासिल करनी है, विकेट गिरानी है, क्योंकि विकेट गिराएंगे तो दूसरी टीम पर हम हावी रहेंगे और हम मैच जीतेंगे। तो बाबर आजम ने बतौर कप्तान वो डिफेंसिव हो जाते हैं। और पिछले ये एशिया कप में भी जो हम फाइनल हारे श्रीलंका से, हम डिफेंसिव हो गए, हमने उनके खिलाड़ी शुरू में आउट कर लिए, करने के बाद हमने उनको फिर रन्स करने दिए, कैचेस भी हमने छोड़े और उन्होंने एक अच्छा टोटल पोस्ट कर लिया जो कि हमसे चेज नहीं हुआ। आज के मैच में भी बॉलिंग में हमारी बड़ी तगड़ी बॉलिंग थी। शुरू में नसीम शाह ने उनको KL राहुल को आउट किया, फिर उसके बाद हारिस रऊफ़ ने 2 बड़ी अहम विकेट्स हासिल की, फिर उसके बाद एक रन आउट था, वो रन आउट भी हमारी तो बाबर आजम से बॉल छूटा, फिर उधर से रिजवान से भी छूटा, लग ही रहा था कि रन आउट मिस हो गया, लेकिन खैर वो रन आउट हो गया। हमने 4 खिलाड़ी उनके आउट कर लिए। उसके बाद मैं बार बार यही समझता था और कह रहा था कि जी पांड्या को आउट करना ज़रूरी है, पांड्या एक हिटर है, वो सेट हो गया तो बहुत मारेगा। दूसरी तरफ आपके विराट कोहली हैं, विराट कोहली एक मतलब हिटर नहीं है, सोच समझ कर खेलते हैं, विकेट अपनी इंटैक्ट रखेंगे, तो दोनों खिलाड़ियों को आउट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर हमने उनको सेट होने दिया, 1-1, 2-2 करके हमने उनको रन्स करने दिए। और फिर उसके बाद वो नवाज़ का ओवर, अच्छा उस नवाज़ के ओवर में जिसमें उन्होंने तकरीबन 20 रन्स दिए, उस वक्त भी हमारे कप्तान बाबर आजम को ये चाहिए था कि जब देखें रन्स पड़ रहे हैं, उस वक्त एक छक्का लगा, फिर चौका लगा, तो चाहिए था कि नवाज़ के साथ जाकर बात करें, वहाँ पर हिकमत अमली पे बात हो, तय किया जाए कि कहाँ बॉल करना है, कहाँ नहीं करना। बैट्समैन की एक पसंदीदा साइड होती है, फिर ग्राउंड का भी बैट्समैन देखता है कि कौन से ग्राउंड के अंदर कौन सी साइड बाउंड्री की छोटी है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फिर उसके बाद आपने बॉल करनी है। आपको लेट हो रहा होता है तो वो लेट का ठीक है, मसला एक तरफ होता है कि अगर आपका बॉलिंग रेट स्लो होगा तो टीम को पेनलाइज किया जाएगा कि जी आपके जो ओवर्स फेंकने की रफ्तार थी वो कम थी, तो आपको हमने उस पर पेनलाइज कर दिया। लेकिन जब ऐसा क्रूशल मैच हो तो वहाँ पर भले हर बॉल के बाद कप्तान जाकर और सीनियर प्लेयर्स और भी आके वहाँ पर खड़े होकर बात करें, तो उसमें कतन कोई हर्ज नहीं है, आप बात कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन बाबर आजम ने नहीं किया। वो 20 रन जो थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे जो 1 ओवर में पड़े नवाज को। फिर उसके बाद आखिर में आते हैं, आखिर में आकर जब हारिस रऊफ ने अपने 19वां ओवर था और उनका आखिरी ओवर था, चौथा ओवर था, 19वें ओवर में आखिरी 2 बॉल्स रह गई थी और फिर उसके बाद आगे मजीद 6 बॉल्स थी। 28 रन चाहिए थे भारत को, 28 रन 8 बॉलों पे चाहिए थे। बड़े रन हैं ये, भले उस वक्त पांड्या भी है, उस वक्त जाकर सिचुएशन जो है ना वो विकेट्स की कम हो जाती है, उस वक्त रन रोकने की। भले पांड्या और विराट कोहली दोनों सेट खेल रहे हैं, लेकिन 8 बॉलों पे 28 रन करने हैं, समझदारी से करने हैं, आप उनको रोक सकते हैं। 4 बॉलें फेंकने के बाद हारिस रऊफ के साथ बाबर आजम को बात करनी चाहिए थी कि अब ये पूरी कोशिश करेंगे अगली 2 बॉल्स पे मारने की। वो 2 बॉल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट थी, इंतहाई इंपॉर्टेंट थी। उन 2 बॉल्स पे बाबर आजम ने बतौर कप्तान हारिस रऊफ से क्या बात की। 5वीं बॉल जो थी उस पर छक्का पड़ गया, वो पड़ने के बाद भी कोई बात नहीं हुई कि अब बॉल को इधर करो, यहां फेंको, तुम्हारी फील्ड सेट ये है, तुम्हें इधर बॉल करना चाहिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं हुई। और दोनों बॉल्स पे छक्के पड़े, जहां से फिर बात कहां से कहां पहुंच गई। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे भारत को,
पहली बॉल पर पांड्या आउट हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगले बैट्समैन थे हमने उनको भी रोका, मैच हमने वहाँ पर एक दफ़ा फिर फंसा लिया। फिर वहाँ पर हमने देखा कि नवाज़ ने एक वाइड बॉल की। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मैच सारा पलटा और अंपायर्स की जो अंपायरिंग है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आईसीसी सो रहा है क्या? मतलब भारत को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है आउट ऑफ द वे। कमेंट्री में भी देखें, रवि शास्त्री और सारे कमेंटेटर्स, यूँ लग रहा था कि जिस तरह ये मैच इंडिया के लिए खेला जा रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेला जा रहा है। वहाँ पर आप देखिए कि जो नो बॉल दी गई नवाज़ की, जिस पर छक्का पड़ा और विराट कोहली ने वो छक्का मारा, उस पर कहा गया जी अबव वेस्ट हाइट है। वो अबव वेस्ट हाइट बॉल नहीं था। अगर आप उसको दोबारा से देखें, उस रीप्ले को देखें कि निकल कर गेंद क्रीज से बाहर निकल कर वो शॉट खेली विराट कोहली ने। अब जब क्रीज से बाहर आ गए तो आप तो वैसे ही असेस नहीं कर सकते। और दूसरा, कानून क्या कहता है, आईसीसी के लॉज क्या कहते हैं कि अगर स्पिनर कोई बॉल कर रहा है तो फिर वेस्ट हाइट नहीं है, फिर ऊपर देखा जाता है। फिर वेस्ट हाइट नहीं देखी जाती है, फास्ट बॉलर पे देखी जाती है। और स्पिनर पे इसलिए वेस्ट हाइट भी नहीं देखी जाती कि देखें, स्पिनर का बॉल है, उसकी रफ्तार कम होती है, उसने आगे जैसे ही बैट्समैन के पास पहुंचता है तो वो फ्लाइटेड डिलीवरी होती है, उसने डिप करना होता है। फास्ट बॉलर को तो ये कोई तेज बॉल है, उसने उसी हाइट पे रहना है, तो लिहाजा फास्ट बॉलर के लिए वेस्ट हाइट को देखा जाता है, लेकिन स्पिनर के लिए वेस्ट हाइट को नहीं, उससे ऊपर का देखा जाता है। और विराट कोहली ने वो बाहर निकल के शॉट खेला और वहां पर बाउंड्री पे भी आसिफ ने ढीलेपन का मुजाहरा किया। अब आप देखें कि अभी ये जूनियर प्रीमियर लीग हुई है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अब क्रिकेट हो रही है, हम देखते रहते हैं कि प्लेयर्स किस तरह जो बाउंड्री लाइन पर होते हैं, वो जब बॉल इस तरह से उनकी पहुंच से मुश्किल हो जाता है तो वो जंप करते हैं, अपनी टाइमिंग को मिलाते हैं बॉल के साथ और जंप करके या तो बॉल को वापस अंदर फेंक देते हैं और खुद हवा में होते हैं तो वो छक्का या चौका नहीं होता, या उसको फिर यूं अंदर की तरफ फेंकते हैं बॉल को और फिर वापस बाउंड्री से आके उसको कैच करते हैं, उसको अपना हवा में लॉफ्ट कर देते हैं। लेकिन आसिफ से वो नहीं हुआ, वो छक्का हो गया, उसको रोका जा सकता था। और फिर उस पर विराट कोहली ने चूंकि शॉट लगाते ही अंपायर से कहा कि ये क्या है, यानी कि नो बॉल का उसने इशारा किया कि अब वेस्ट हाइट है, तो अंपायर ने उसको नो बॉल दे दिया। बाबर आजम को बतौर कप्तान वहां पर सख्त स्टैंड लेना चाहिए था, ही शुड हैव स्टूड अप, और उनको कहना चाहिए था अंपायर को कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, दिस इज नॉट अबव वेस्ट हाइट। लेकिन बाबर आजम ने वहां पर जाकर बात जरूर की, लेकिन इतनी नहीं बात की कि जी उसको आप डिसीजन को अपने फेवर में कर सकें। फिर उसके बाद आप उस नो बॉल पे जो फ्री हिट थी, फ्री हिट पे कानून ये कहता है कि अगर आप उस पर देखें, बैट से शॉट लगे, चौका लगे, छक्का लगे तो वो चौका छक्का है। लेकिन अगर आप बोल्ड हो गए हैं तो बोल्ड होने के बाद वो जो बॉल है उसको डेड बॉल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये कानून कहता है, ये कानून कहता है क्रिकेट का कि बॉल उसके बाद डेड बॉल हो जाती है और आपके जो रन्स हैं वो काउंट नहीं होते हैं। हाँ, अगर वो बॉल जो है वो विकेट्स को लग के जाकर आप की बाउंड्री क्रॉस कर जाए तो वो चौका है, लेकिन उसके अलावा जो है वो बॉल डेड बॉल है। अब इस पर मजीद छानबीन करने की ज़रूरत है। जहाँ तक वेस्ट हाइट नो बॉल की बात है, वो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो वेस्ट हाइट नो बॉल नहीं थी, वो गलत नो बॉल दी गई। फिर उसके बाद वो जो बोल्ड हुए नो बॉल पे, अब एक तो ये कि वो नो बॉल दे दी, उस नो बॉल के नतीजे में अगली डिलीवरी पे फिर ये सब हुआ। बोल्ड हुए, बोल्ड होने के बाद वो 3 रन ले लिए उन्होंने, यानी कि एक नो बॉल का और एक वो 3 रन हो गए, 4 रन ये हो गए। अच्छा, उन 4 रन के बाद फिर पीछे रह क्या गया था? पीछे तो कुछ रह ही नहीं गया था। और फिर भी मैं ये समझता हूं कि वहां पर बाबर आजम को आकर नवाज से एक बार फिर बात करनी चाहिए थी कि क्या करना है, इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, क्या बॉल फेंकनी है। वहां पर कोई बात नहीं हुई। सो आई बिलीव बेहतर प्लानिंग अगर होती तो आज का मैच हम जीत सकते थे। कमिंग मैचेस में हैदर अली या आसिफ अली की जगह किसी और बॉलर को खिलाना चाहिए ताकि शाहीन शाह अफरीदी पे और दीगर बॉलर्स पे ज़रा प्रेशर थोड़ा सा उतरे, क्योंकि आपके पास फिर 4th और 5th बॉलर की जो चॉइस है वो नवाज है या शादाब हैं। अगर नवाज जिस तरह आज ही वॉज हैविंग अ बैड डे, तो वहाँ पर या शाहीन शाह अफरीदी ऑल्सो वॉज नॉट एट हिज बेस्ट, तो वहाँ पर अगर आपके पास एक और बॉलर होता, ऑलराउंडर होता, जो बॉलर भी होता, बैट्समैन भी होता, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप एक ऑलराउंडर को खिला दें आसिफ अली या हैदर अली की जगह, हैदर अली की जगह खास तौर पे, बिकॉज हैदर अली तो बिल्कुल ही फ्लॉप सीन है उनका और उनको काफ़ी मौके दे दिए गए हैं। दिस इज़ अ वर्ल्ड कप मैच एंड द कमिंग मैचेस आर इंपॉर्टेंट मैचेस, क्रिटिकल मैचेस। You cannot afford to experiment and you cannot afford to mess up. And inducting a all-rounder in place of Haider Ali या आसिफ अली will not be an experiment, बल्कि एक बड़ा calculated फैसला होगा। So I believe कि आने वाले मैचेस में इस तरह के डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी हैं। और ये मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मदर ऑफ ऑल मैचेस, वी लॉस्ट द मैच, डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड।
but I guess we've got to accept the fault. Babar Azam has got to accept his mistake that as a captain, he did not make the right choices, the right calls at the right time, as a result of which we lost this match. इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह ने के बाद।